हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 4 हीट। इस चैप्टर में हम बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है, मैं प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। प्लेलिस्ट जो है वो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऊनी कपड़े होते हैं, वूलन क्लोथ्स है ना, वो एनिमल फाइबर के बने होते हैं, और कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो प्लांट फाइबर के बने होते हैं, है ना, जो रुई होती है उससे बने होते हैं। वूलन क्लोथ्स जो हैं वो हम लोगों को सर्दियों में वार्म रखते हैं, और विंटर्स में हम लोग इसलिए क्या करते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो हम लोग, और गर्मियों में हम लोग लाइट कलर के और कॉटन के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो हमें ठंडा रखता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर सीज़न में एक तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। विंटर में क्या होता है, सर्दियों में घर के अंदर काफ़ी ठंड होती है और जब हम धूप में जाते हैं तो हम लोगों को गर्म फील होता है। समर में घर के अंदर भी और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी ही होती है। तो भाई ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये सब हीट होती है ना, तो इसके बारे में ही हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हॉट एंड कोल्ड, अब एवरीडे लाइफ में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे काफ़ी गर्म होते हैं, कुछ चीज़ें काफ़ी ठंडी होती हैं। ये एक्टिविटी है, इसमें आपको एक में क्या करना है, एक में गर्म पानी लेना है, एक में ठंडा पानी लेना है, ठीक है, और फिर ये गर्म और ठंडा पानी मिक्स करके तीसरे वाले में रख देना है। तो आप हाथ डाल के बता सकते हैं कि ये तो क्या है, कोल्ड है, ये वाला क्या है, हॉट है। बट जब आप मिक्सचर देखेंगे ना तो आप बता नहीं पाएंगे कि भाई ये हॉट है या कोल्ड है। इससे हम लोगों को समझ में आता है कि हमारे जो सेंसेस है ना, कि हम लोग टच करके देख लें कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, ये चीज़ कर पाना काफ़ी थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या है, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। तो टेम्परेचर क्या होता है, अब reliable measure of the hotness of an object is its temperature। measure of hotness of an object, ठीक है। तो इसका आंसर है व्हाट इज टेम्परेचर का measure of hotness of an object। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है। कोल्डनेस हम नहीं लिखेंगे, हॉटनेस से ही काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बहुत ठंडी चीज़ किसी और दूसरी उससे ज़्यादा ठंडी चीज़ के कंपैरिजन में तो गर्म ही होगी। इसलिए हम लोग measure of hotness of an object is termed as temperature। टेम्परेचर को हम लोग नापते हैं थर्मोमीटर से। फिर मेजरिंग टेम्परेचर, तो हम लोग दो तरीके के हमारे होते हैं टेम्परेचर्स नापने की जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो हम लोगों का बॉडी पे नापने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है हमारी द टेम्परेचर थर्मोमीटर दैट मेजर्स आर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए काम आता है उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। और देखिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के काम आता है, ठीक है। और एक देखो, एक तो क्या होता है ना, टेम्परेचर दो तरीके से नाप सकते हैं हमारे जनरली। वैसे तो कई सारी यूनिट्स होती है, जनरली हम लोग डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री केल्विन में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो हमारे देश में तो ज़्यादातर सेल्सियस का इस्तेमाल होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर मतलब जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के काम आता है। या फिर हमारा एक और थर्मोमीटर होता है जो दूसरा स्केल फ़ारेनहाइट पे, उसकी डिग्री होती है 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल होता है, अदर रेंज भी होती है, ठीक है। तो बस इसमें यही बताया गया है कि हम लोग जब थर्मोमीटर को देखते हैं तो क्या क्या होता है थर्मोमीटर में। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, आजकल तो वैसे सब लोग इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर का इस्तेमाल करने लगे हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा इसका क्लिनिकल थर्मोमीटर जो मरकरी वाला होता था ना, उसका इस्तेमाल किया जाता था। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उसमें क्या होता है, एक नैरो सा लंबा सा होता है इस तरीके से, है ना, शायद आपने देखा होगा। उसमें एक बल्ब होता है, ये जो होता है ना ऊपर ऐसे करके, इसको बल्ब बोलते हैं। बल्ब में क्या होती है, मरकरी होती है, बल्ब में मरकरी होती है। और दिस बल्ब आउटसाइड द बल्ब स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। तो हम लोग बल्ब के अंदर एक शाइनी सी मतलब मरकरी को देख सकते हैं जो काफ़ी चमकदार होता है। देखिए ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। तो इसके अंदर क्या होती है, मरकरी होती है। और ये मरकरी जो है ना, ये क्या करती है,
थर्मोमीटर में हमारे टेम्परेचर बताने के काम आती है। जब हम लोग इसको अपनी बॉडी में रखते हैं, जैसे कि मुंह के अंदर रखते हैं, तो मर्करी जो है वो मूव करती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बता देती है। बट जब भी हम लोग मर्करी से अपनी बॉडी के मतलब चेक करें ना, तो हम लोग को क्या उसको अच्छे से हिला लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि जो मर्क्यूरी है, हमें ये इंश्योर करना चाहिए हमेशा कि मर्क्यूरी का लेवल हमेशा बिलो 35 डिग्री सेल्सियस हो। मतलब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हमें हिलाना चाहिए और देखना चाहिए कि जो मर्क्यूरी का लेवल है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए हमेशा। ये चीज़ हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, एंश्योर दैट इट विल फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से वो नीचे गिर जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब रीडिंग द थर्मोमीटर को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को नोट कर लेने चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब आपके थर्मोमीटर होगा उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना है और सबसे कम टेम्परेचर कितना है, वो आपको नोट कर लेना है। फिर उसके बाद उसके जो डिविजन्स हैं, कितने कितने बीच में वो डिविजन्स आ रहे हैं, वो हमें कर लेना है। सपोज़ देखिए बता रखा है, तो सपोज बिगर मार्क रीड 1 डिग्री, सबसे बड़ा मार्क जो है वो 1 डिग्री रीड कर रहा है, एंड द अदर 5 डिग्रीज बिटवीन देम। ये बड़ा वाला जो है ना, बड़े बड़े मार्क ये 1 डिग्री है और इसके बीच में 5 छोटे छोटे मार्क हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे, तो यानी कि 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो छोटे छोटे मार्क है ना, एक छोटा मार्क 0.2 डिग्री सेल्सियस को शो करेगा। इसी तरीके से हम लोग क्या है, जब भी हम लोगों को थर्मोमीटर को यूज़ करना होता है ना, तो हम लोग बिना कभी भी उसको साफ़ किए यूज़ नहीं करते हैं। सबसे पहले हमको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होगा, उसमें थर्मोमीटर को डिप करेंगे, ठीक है, और फिर उसको थोड़ा सा जर्क करके हाथ से हिलाएंगे, जैसे आप लोग पेन को हिलाते हैं जब आपका पेन नहीं चलता, उस टाइप से हिलाएंगे उसको और इंश्योर करेंगे कि मर्क्यूरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर है अब उसको अपनी टंग पे रखेंगे 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम लोग जो टेम्परेचर है बॉडी का वो डिग्री सेल्सियस की यूनिट में नाप लेते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब पहली इसमें है कि पहले ने अपना चेक किया तो उसका 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, उसका ऊपर नीचे आ रहा था। तो देखिए ऐसा होता है कि हल्का फुल्का ऊपर नीचे आ सकता है। 37 डिग्री सेल्सियस जो है ना, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, हर पर्सन का एग्जैक्टली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका 37 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा आसानी से हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 37 डिग्री सेल्सियस तो हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि ताकि एवरेज, एक नॉर्मल एवरेज बॉडी, मतलब ज़्यादातर लोगों की बॉडी का ये रहता है, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेल्दी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है बिल्कुल, उसके ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत 37.8, फिर उसके 36.2, इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसको सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए ही, कि सिर्फ इंसानों की बॉडी के लिए ही क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी रेंज 35 से कम नहीं होती और 42 से ज़्यादा नहीं होती। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर गर्म पानी में थर्मोमीटर को डाल देंगे तो थर्मोमीटर फट जाएगा। थर्मोमीटर का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमन बॉडी पर ही किया जा सकता है। किसका? क्लिनिकल थर्मोमीटर का। बाकी जो हम लोग लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर नापने के लिए, तो वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं, जिसके बारे में अब हम देखेंगे। तो फिर भाई इतने सारे जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो कौन से थर्मोमीटर होते हैं? तो डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर होते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, जो मिनिमम सबसे कम टेम्परेचर नापने के लिए एक अलग होता है, जो पूरे दिन का सबसे कम टेम्परेचर होता है वो नापने के लिए एक अलग थर्मोमीटर होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर नापने के लिए एक अलग थर्मोमीटर होता है। तो इसमें ये है यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। और एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नापे जाते हैं। तो उस तरीके के जो इसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों नापे जा सकते हैं, तो उसको थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मतलब दिन में सबसे कम टेम्परेचर तो कब होता है? हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि सुबह के समय सबसे कम टेम्परेचर होता है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है दोपहर के समय, तो वो हम इस थर्मोमीटर से नाप सकते हैं। तो यही है इसमें कि रेंज जो होती है, पहले आप लोगों ने ह्यूमन
ह्यूमन वाला जो थर्मोमीटर था उसकी रेंज क्या थी अभी मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है। अब आपको याद है ना, तो बिना बैक किए वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि रेंज क्या है, ठीक है, ह्यूमन थर्मोमीटर की। अब हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज देखते हैं -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है, ठीक है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की। माइनस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ठंडी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें जो हैं वो हम लोग माइनस में डिनोट करते हैं। और 100 से ऊपर तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई है 110। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा एक्टिविटी देखिए। अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, थर्मोमीटर को पानी में रखना है और उसको हमेशा सीधे खड़े करते हैं। बस हमें इस एक्टिविटी के हेल्प से हमें सिर्फ यही बताया गया है कि थर्मोमीटर का अगर आपको बिल्कुल सही मेजरमेंट लेना है तो आपको उसे हमेशा सीधा खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप सीधा नहीं खड़े करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर को तो उसकी जो रीडिंग है वो हो सकता है गड़बड़ आ जाए। अब हमें कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट, मतलब एक्टिविटी है कि हर स्टूडेंट को वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है। तो क्या वाटर का टेम्परेचर अलग अलग आएगा या एक जैसा आएगा, ये वाली चीज़ है। तो ये भी इतना कुछ नहीं है इसमें। अब आगे का जो पार्ट है ना, इसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वो पढ़ेंगे, वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने देख लिया था कि बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। तो अब एक क्वेश्चन आता है, वाई डज द मर्करी डज नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन इट इज़ टेकन आउट ऑफ द माउथ। अब क्या होता है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ना, पहले हम लेबोरेटरी का देख लेते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम लोग बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ना टेम्परेचर एकदम से चेंज कर देता है। मतलब जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होगा, आप जैसे मुंह से बाहर निकालेंगे तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ले लेगा। इसलिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो टेम्परेचर एकदम से बदल देता है। जो आपकी बॉडी का है वो उसके अंदर उतना दिखेगा, जैसे ही आप बाहर निकालेंगे वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दिखाने लगेगा। बट जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें ना क्या होता है, एक किंक होता है, किंक। तो वाई डज मर्करी डज नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन इट इज टेकन आउट ऑफ माउथ। मतलब मर्करी क्यों नहीं गिरती है, क्यों नहीं उठती है जब क्लिनिकल थर्मोमीटर हम मुंह से बाहर निकालते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ऐसा छोटा सा ना किंक जैसा होता है, आपको इस टाइप का दिखेगा, किंक टाइप का होता है बल्ब के पास। और ये किंक जो है ना, ये देखिए ये रहा, ये किंक प्रिवेंट करता है मर्करी के लेवल को खुद ब खुद गिरने के लिए। मतलब मर्करी के लेवल को ये बहुत ही जल्दी से खुद ब खुद गिरने नहीं देता है, ये उसको स्टेबल रखता। तभी तो हमें उसको थर्मोमीटर को हिलाना पड़ता है खूब तेज तेज मर्करी के लेवल को सेट करने के लिए। तो क्या होता है, ये जो किंक है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको अच्छे से करना है कि किंक इज़ यूज्ड, ठीक है, टू प्रिवेंट फॉलिंग मर्करी लेवल, ठीक है। तो किंक प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। किंक जो है वो प्रिवेंट करता है मर्करी के लेवल को खुद ब खुद गिरने से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आजकल क्या है, आजकल तो बहुत ही इजी सा हो गया है चीज़ें, क्योंकि आजकल हम लोग क्या यूज़ करने लगे हैं, आजकल हम लोग ये इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स का आजकल हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। और इसमें मर्करी वगैरह का कुछ चक्कर रहता नहीं है, तो ये काफ़ी इजी टू यूज़ हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा थर्मोमीटर्स के बारे में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट देखेंगे, जो ये वाला पार्ट है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस, और कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे के उसमें थोड़ा सा देखेंगे कि सी ब्रीज, लैंड ब्रीज क्या होती है। जो नेक्स्ट वाला वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 4 हीट का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ना, इन सब के बारे में देख चुके हैं। और टेम्परेचर क्या होता है, हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर होता है। और फिर हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस की होती है। फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर की -10 से लेकर के 110
डिग्री सेल्सियस तक की होती है, फिर कैसे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, मर्करी होती है, केंक होता है, ये सारा हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो लिंक तो मैं सबका प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट है, इसका पहले वाला पार्ट आपको कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इससे पहले वाले चैप्टर देख सकते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम लोग जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट देखेंगे। आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब आप लोग फ्राई पैन अगर कुकिंग वगैरह कभी करी है या फिर मैगी बनाते हैं आप लोग, तो फ्राई पैन जो होता है उसको आप बर्तन पे रखते हैं तो सबसे पहले वो बीच में गर्म होता है, उसके बाद वो साइड में जा कर के गर्म होता है, ठीक है। तो पहले तो बीच में गर्म रहता है और इसके कोने कोने ठंडे होते हैं, है ना। तो ये हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, कैसे हीट ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये सारा का सारा हम देखेंगे। हम लोग को पता लगता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट है, एक गर्म चीज़ है और एक ठंडी चीज़ है, तो हीट जो है ना वो हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र होती है। इन फैक्ट इन ऑल द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट जो है ना वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है। हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ को फ्लो करती है। फिर अब इसमें ये जो है ना कि ये 2 ब्रिक्स लीजिए, ईंटें लीजिए, इसके बीच में डंडी रख दीजिए। आप यहाँ पे इस कोने से अगर इसको जलाना शुरू करेंगे ना, इसके पीछे मोमबत्ती रखेंगे, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता यहाँ तक ये गर्म हो जाएगा। फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मेटल स्ट्रिप। मेटल की स्ट्रिप जो है इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अभी हम कंडक्टर्स के बारे में भी देखेंगे। तो अगर आप यहाँ से जलाएंगे तो ये हीट जो है यहाँ तक भी पूरा ये गर्म हो जाएगा। तो एक एंड से दूसरे एंड तक जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है। किस प्रोसेस से? इस प्रोसेस को ही हम कंडक्शन कहते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। सॉलिड्स में होता है कंडक्शन, ये भी हमें याद रखना है। और हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र होता है मेनली सॉलिड्स में, उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। और मटीरियल जो खुद में से हीट को आराम से पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। मटीरियल विच अलाउ, फिर है देखिए मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो मटीरियल जो खुद में से हीट को बहुत ही आसानी से पास होने देते हैं वो हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये कंडक्टर्स हैं। द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। और इनको हम इंसुलेटर कहते हैं। मतलब ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं ना जो आसानी से खुद में से हीट को पास नहीं होने देते। आप सोचते होंगे कि प्लास्टिक पिघल जाती है और लकड़ी भी जल जाती है, तो ये देखिए जल जाते हैं और पिघल जाते हैं, मगर ये क्या होता है? हीट को नहीं पास होने देते। ये या तो ख़त्म हो जाएंगे, अगर इनमें से हीट पास कराई जाएगी तो बिल्कुल मतलब एक तरह से ख़त्म हो जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा हीट इसमें से पास करा दी है। तो इसीलिए इनको हम इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि आसानी से खुद में से हीट को पास नहीं होने देते। मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलेटर का एग्जाम्पल प्लास्टिक है और वुड है। और गुड कंडक्टर्स का एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। तभी तो कॉपर के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन के बर्तन होते हैं। और जब आपका हैंड होता है, फ्राइंग पैन का हैंडल होता है ना, वो हम लोगों का प्लास्टिक का बना होता है बहुत बार, है ना। बहुत बार हमारा वो वुड का बना होता है, क्योंकि ये दोनों होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फिर एक्टिविटी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें एक्टिविटी का हम यहीं पे समझ लेंगे कि जब वाटर को हम लोग हीट करते हैं ना, देखिए क्या है, वाटर को हमने हीट किया फ्लेम पर, ये नीचे फ्लेम लगी हुई है, वाटर हीट हो रहा है। तो क्या होता है? पहले तो ये वाला वाटर क्या होगा? हीट होगा। फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके ये ऐसे करके घूम जाएगा। फिर इधर साइडों में जो ठंडा पानी है वो ऊपर जाएगा और इसी तरीके से मिक्सिंग होती है। हॉट वाटर राइजेज अप, हॉट वाटर ऊपर की तरफ जाता है और कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स, किनारों से कोल्ड वाटर जो है मूव डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ द हीट। तो यहाँ पर क्या है? ये हॉट वाटर ऊपर आएगा, किनारों में क्या होगा? ये जो ठंडा पानी है ये नीचे की तरफ सोर्स ऑफ हीट, जहाँ पर हीट है वहाँ की तरफ मूव करेंगे। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट, फिर ये वाला वाटर भी जो है हॉट हो जाएगा और फिर ये ऊपर की तरफ चलने लगेगा।
and from sides move down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. तो ये जो mode of heat transfer होता है ना, इसको convection कहते हैं. कौन सा mode of heat transfer? कि भाई आपने यहाँ पर हीटिंग करी तो ये हीट की वजह से क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठ गया, फिर साइड में जो पानी था वो नीचे की तरफ आया, क्योंकि ये साइड में पानी क्या था, ठंडा था, फिर ठंडा पानी फिर से नीचे की तरफ आया, और फिर जब ये गर्म हो गया तो ये फिर से ऊपर की तरफ उठ गया. इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि जब तक पूरा का पूरा पानी गर्म ना हो जाए ये प्रोसेस चलता रहता है, और ये प्रोसेस होता है कन्वेक्शन का, वेरी इंपॉर्टेंट. तो हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच गो डायरेक्शन स्मोक गो. तो वही बिल्कुल जैसे इसका प्रोसेस पानी का देखा था ना, ऐसे ही पहले नीचे की लेयर्स जो होती है ना हवा की वो गर्म होती है, फिर वो ऊपर पहुंचती हैं, फिर जो साइड से ठंडी बची होती है वो गर्म वाले एरिया में आ जाती हैं. इसी तरीके से हीट एयर में भी ट्रांसफ़र होती है. एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस. ठीक है, एयर जो होती है हॉट सोर्स के पास वो गर्म होती है और उठ जाती है. एयर फ्रॉम द साइड्स, फिर साइड से एयर जो है, जो यहाँ पे से गर्म हो गई उठ गई, यहाँ पे खाली हो गया, फिर साइड में से जो एयर है वो इसके पास आ जाती है और वो भी गर्म हो जाती है. जब गर्म हो जाती है तो उठ जाती है. इसी तरीके से प्रोसेस चलता है जैसे पानी में चला था, और कन्वेक्शन के प्रोसेस से सारी की सारी चीज़ें गर्म हो जाती हैं. कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होता है ना, इसमें एक एंड से दूसरे एंड में ट्रैवल करती है हीट. और कन्वेक्शन में क्या होता है, पहले बीच वाला सोर्स हुआ, फिर उसके बाद वो ऊपर उठ गया, फिर साइडों से आई हीट, वो भी साइड से ठंडी चीज़ जो है गर्म होने के लिए आ गई साइडों से, फिर गर्म होके ये भी ऊपर उठ गया, और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है. इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं. अब कन्वेक्शन से हम लोगों को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, एक है सी ब्रीज और एक आता है लैंड ब्रीज. ठीक है, तो ये नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. टॉप पे सबसे जो होता है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से हीट कोई भी चीज़ गर्म होती है. देयरफॉर हैंड अबव द फ्लेम. अब ये देखिए, आप एक जो है हाथ फ्लेम के मोमबत्ती के ऊपर रखिए तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म फील होगा, फिर पहले बीचों बीच गर्म होगा, फिर धीरे धीरे साइडों में भी गर्म होना फील होता स्टार्ट हो जाएगा. ये भी कन्वेक्शन का ही एक एग्जाम्पल होता है. अब पीपल जो हैं, जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ का मतलब है समुद्र के किनारों पर जो लोग रहते हैं ना, वो एक अलग सा ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना एक्सपीरियंस करते हैं दिन के टाइम में. लैंड जो है, अब हमारे पास ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कुछ किया हो ना किया हो उस चैप्टर में, ये ज़रूर अच्छे से करिए. दिन के टाइम में क्या होता है कि लैंड जो है वो पानी से ज़्यादा, देखिए क्या है ना, कोस्टल एरियाज़ का मतलब है यहाँ पर ओशन है एक तरफ, और फिर इधर क्या है, लोगों के घर है, हाउसेस हैं, घर बने हुए हैं बीचेस पे. तो इसमें क्या होता है, दिन के टाइम जो लैंड है ना वो हीट होता है, गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर. मतलब ज़मीन ना पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है दिन के टाइम में. और अब कोई चीज़ गर्म हो गई, अभी हमने देखा था कि कोई चीज़ जब गर्म हो जाती है, स्पेशली हीट हो या वाटर हो, अगर वो गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है. तो जो लैंड है वो गर्म हो गया, तो जो हवा थी उस पर द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप. तो हवा गर्म हो गई, गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ उठने लगती है. फिर कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस टूवर्ड्स इन द लैंड टू टेक्स इट्स प्लेस. तो अब यहाँ पे क्या था, सी की जो ठंडी हवा थी और यहाँ से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ गई, तो सी की ठंडी ठंडी जो हवा थी ना, वो यहाँ पे जो खालीपन रह गया था वो सी की हवा आकर के भर देती है. और क्योंकि ये हवा सी से चली है, इसको हम इसलिए सी ब्रीज कहते हैं. तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक्स इट्स प्लेस. ठीक है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. दिस इज नोन एज सी ब्रीज. तो यही है कि यहाँ पे लैंड था, ये लैंड था और ये था सी. ठीक है, यहाँ पे क्या था, दिन के टाइम में जब सूरज निकल रहा होता है तो लैंड क्या हो जाता है, हॉट, और सी थोड़ा, आप कोल्ड समझिए, सी थोड़ा ठंडा रहता है. अब हॉट हो गया, गर्म हो गया, तो ज़मीन क्या हो गई, गर्म हो गई. तो इसके ऊपर जो हवा है ना, हवा वो गर्म होने के बाद आपको ये याद रखना है कि हमेशा एयर हीटअप होने के बाद, गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है. हवा गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठती है. तो हवा ऊपर की तरफ उठ गई, अब हवा ऊपर उठ गई तो यहाँ तो खाली बच गया. तो ये जो ठंडी हवा थी ना सी के पास, ये यहाँ आ गई, और क्योंकि ये सी से आई है ठंडी हवा, इसीलिए हम इसको सी ब्रीज कहते हैं. और ये साइकिल जो है ना चलती रहती है, इसलिए लैंड जो है वो
दिन के टाइम आप समुद्र के किनारे घूमेंगे तो थोड़ी आपको ठंडी ठंडी हवा लगती है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, और ये ठंडी हवा को रिसीव करने के लिए जो कोस्टल एरिया में घर होते हैं ना, वो सी की तरफ मुँह करके खिड़की बना देते हैं। अब रात में ये प्रोसेस जो है वो उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात में चंदा मामा आ जाते हैं हमारे, वो तो ठंडी देते हैं, तो लैंड जो है ना वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि गर्म भी जल्दी होता है लैंड और ठंडा भी होता है। तो अब वाटर ज़्यादा गर्म है तो इसमें क्या होगा, हवा ऊपर की तरफ चढ़ेगी, ये गर्म हवा ऊपर उठती है, फिर लैंड की जो ठंडी ठंडी हवा है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब क्योंकि लैंड से वाटर की तरफ हवा बह रही है, इसको हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं, क्योंकि लैंड से लैंड ठंडा हो गया, यहाँ पे हवा ऊपर नहीं उठ रही है बट वाटर गर्म है, इसकी हवा ऊपर उठेगी और एक खाली सी जगह बन जाएगी। तो लैंड ब्रीज होती है मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम लैंड टू वाटर। ठीक है, लैंड से वाटर, लैंड से जो है वाटर की तरफ जो एयर का मूवमेंट होता है उसको हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रीज क्यों? क्योंकि लैंड से वाटर की या फिर ओशन की तरफ जा रही है ब्रीज या फिर हवा, उसको हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं। फिर वही है कि जब हम लोग बाहर की तरफ निकलते हैं सन में तो हम लोग को गर्मी लगती है। वाई डज हीट फ्रॉम सन रीचस हाउ? अब देखिए हम लोग जब बाहर निकलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग इसमें रेडिएशन भी एक प्रोसेस होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब हम लोगों को इससे पहले पता लगा कि कंडक्शन हो गया, चाहे कंडक्शन हो चाहे कन्वेक्शन हो, कंडक्शन और कन्वेक्शन हो, दे रिक्वायर अ मीडियम। कंडक्शन और कन्वेक्शन को ना एक मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, कुछ भी हो, या फिर सॉलिड हो गया, इन लोगों को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम मतलब ऐसी कोई चीज़ चाहिए होती है जिसमें से ये पास कर पाए। बट रेडिएशन ऐसी चीज़ है जिसको किसी मीडियम की, ये तो हमने लैंड ब्रीज, डे टाइम समुंदर से घरों की तरफ आवाज़ आती है और रात में घरों से समुंदर की तरफ आवाज़ आती है, यही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है, इसका एग्जांपल है। तो सन से जो हीट रेज आ रही होती है ना, वो पता क्या होता है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमारे आसपास तो हवा है, बट अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, ऊपर जाते सन के पास ना स्पेस में कोई भी हवा नहीं है, नो एयर इन द स्पेस में हवा नहीं है, बट हम लोगों के पास सूरज की रोशनी पहुंच रही है, तो इस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। तो उसका देखिए, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ट्रांसफर रेडिएशन से जब हो रहा होता है हीट का, तो किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक स्पेस वट एवर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, चाहे प्रेजेंट हो मीडियम, चाहे मीडियम ना प्रेजेंट हो, बट जो हवा है ना वो तो एयर आराम से ट्रेवल कर सकती है रेडिएशन की हेल्प से। तो यही बहुत सारे प्रोसेस हैं। जब हम लोग हीटर के सामने बैठे होते हैं तो हम लोग को हीट आ रही होती है, और गर्म यूटेंसिल जो है केप्ट अवे फ्रॉम फ्लेम कूल्स डाउन, मतलब जो अगर बर्तन है वो हम लोग गैस से हटा देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। कैसे ठंडा होता है? वो जो अपनी जो हीट होती है ना, बर्तन की जो हीट होती है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, बर्तन के अंदर जो खुद की हीट है ना वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देता है, और ये प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन के प्रोसेस से ही बर्तन अपनी हीट को हवा में अपने आसपास ट्रांसफ़र कर देता है। सारी की सारी हॉट बॉडीज़ जो है ना वो हीट रेडिएट करती हैं, जितनी भी गर्म बॉडी हैं वो हीट रेडिएट करती हैं, अपनी हीट निकाल करके वो एटमॉस्फेयर में फैला देती हैं। और कुछ हीट जो है वो जैसे कि कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ हीट इधर उधर ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ हीट जो है हम लोग एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, जैसे कि सनरेज आ रही है तो कुछ हीट हम उसकी एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ हम अपनी बॉडी से वापस भेज देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हीट चलती है। अब काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर, ये तो बहुत सिंपल है। समर के टाइम में हम लोग कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, कॉटन। और हम लोग समर में क्या करते हैं, समर के टाइम में हम लोग डार्क कलर क्लोथ नहीं पहनते हैं। डार्क कलर क्लोथ जो हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं जैसे ब्लैक, डार्क ब्राउन, डार्क पर्पल, है ना, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, डार्क सरफेस जो होता है वो एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ इन विंटर। इसलिए हम लोग डार्क कलर के क्लोथ सर्दियों में पहनते हैं क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट कलर के क्लोथ्स हम लोग समर से पहनते हैं क्योंकि वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है आपके पास हीट आई और आपने वापस भेज दी, रिफ्लेक्ट का ये मतलब होता है। डार्क कलर क्लोथ्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट आई अपने पास ही रख लेंगे, बट लाइट कलर के क्लोथ्स वापस भेज देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसलिए गर्मियों में हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हीट को हम एब्जॉर्ब ना करें। वूलन क्लोथ्स जो है ना वो हम लोगों को वार्म रखते हैं, क्योंकि वूल
जो है ना वो अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेता है, मतलब हीट एयर आई, ठीक है, वो वूल्स के बीच में गर्म हो गई और उसने खुद को इसके अंदर ही रख लिया, वापस नहीं भेजा। तो दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। तो जो वूल होता है ना वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एयर जो कि फूल के फाइबर्स के बीच में ट्रैप हो जाती है ना, वो हम लोगों को क्या करती है, अंदर ही रखती है, मतलब हमारी बॉडी की हीट जो है वो सराउंडिंग में नहीं जाती। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग काफ़ी मोटी लेयर्स के ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। हम लोग 2 पतले पतले ब्लैंकेट यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी से एयर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ फंसेगी, फिर यहाँ जाएगी, है ना, तो इसकी वजह से हम लोग को ठंड लगेगी। बट अगर एक मोटा सा एक ब्लैंकेट होगा ना तो एयर बीच में फंसी रह जाएगी और मतलब हमारी बॉडी की हीट बाहर ट्रैवल नहीं करेगी, तो हम लोगों को गर्म फील होगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके कमेंट सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। उस प्लेलिस्ट में आपको स्टार्टिंग के मतलब सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे जितने भी बनाए हुए हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।